हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर में ब्रायोफाइटा नाम का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और इसमें हम लोग जानेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। जो ब्रायोफाइटा है वो क्या है, तो ब्रायोफाइटा क्या है हम सभी लोग समझेंगे। ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमें जानना है कि जो ब्रायोफाइटा है वो ग्रीक भाषा के ब्रायन शब्द, कौन सा शब्द है ये शब्द है ब्रायन, ठीक है। तो ये ब्रायन शब्द है, इसका मतलब होता है मॉस। इसका मतलब क्या है? मॉस, ठीक है। और इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है फाइटॉन। जो फाइटॉन है, इस फाइटॉन का अर्थ है प्लांट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रायोफाइटा है वो ग्रीक भाषा के शब्द ब्रायन, ब्रायन का मतलब मॉस और फाइटॉन का मतलब प्लांट्स, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या है? जिनमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है। क्या होता है? जिनमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ते थे एल्गी, तो एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइट थे। एल्गी जो थे वो क्या थे? वो नॉन एम्ब्रियोफाइट थे, ठीक है। कैसे थे? नॉन एम्ब्रियोफाइट थे, ठीक है। तो एल्गी कैसे थे? नॉन एम्ब्रियोफाइट थे। इनमें एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता था, यानी जैसे जाइगोट बनता था, जाइगोट बनने के तुरंत बाद जाइगोटिक मियोसिस होती थी और उससे स्पोर बनते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के दौरान कुछ इसमें एडवांस्ड कैरेक्टर आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण होने लगा, ठीक है। किसका निर्माण हो रहा है? एम्ब्रियो का निर्माण। और इसीलिए इनको हम एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत ये आने वाले सबसे सरल और प्रिमिटिव सदस्यों का एक समूह है। ये पादप जगत मीन्स जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में इन्हें थैलोफाइटा, कहाँ रखा गया इनको? थैलोफाइटा, शैवाल एवं कवक तथा टेरिडोफाइटा के बीच रखा गया है। जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स ये ब्रायोफाइटा से एडवांस्ड हैं और जो ये शैवाल और कवक हैं इनसे एडवांस्ड ब्रायोफाइटा है, ठीक है। तो इसीलिए शैवाल और कवक यानी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन दोनों के बीच में रख दिया गया किसको? ब्रायोफाइटा को। किसको रख दिया गया? ब्रायोफाइटा को, ठीक है। इस समूह में लगभग 960 जीनस हैं। कितने? 960 जीनस हैं तथा 24,000 स्पीसीज। कितनी स्पीसीज हैं? 24,000 स्पीसीज हैं। तो विश्व के सभी भागों में जहाँ पर पादप जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता उपस्थित हो, अर्थात जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स कहाँ उगते हैं? तो ये ब्रायोफाइट्स उगते हैं सैडी प्लेसेस पर। कैसे प्लेसेस पर? जहाँ पर नमी ज़्यादा हो और प्लेस कैसा हो? प्लेस सैडी हो। सैडी मतलब जहाँ छायादार स्थान हो, ठीक है। तो वहाँ पर ये उगते हैं, ठीक है। तो जो विश्व के सभी भागों में जहाँ पादप जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता उपस्थित, आर्द्रता मतलब नमी उपस्थित हो, ठीक है, वहाँ पर ये उगेंगे, ठीक है। कहाँ पर उगेंगे? जहाँ पर नमी होगी, ठीक है। आर्द्रता जहाँ पर होगी वहाँ पर उगेंगे, ठीक है। चलिए, ये पौधे जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं। जलीय एवं स्थलीय यानी इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं और इसीलिए इनको प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा हमने इन पौधों को प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जलीय और स्थलीय दोनों स्थानों पर उगते थे, इसलिए इन्हें प्लांट एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। यद्यपि हम कहें कि जो रिक्सिया फ्लूटेंस है और रिक्सियो कार्पस नेंटस और रिएला, ये तीन ऐसी जातियां हैं जो जल में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जल में। कौन कौन सी? रिक्सियो कार्पस नेंटस, नेंटेंस और रिएला
और एक और है आपका रिक्सिया फ्लूटेंस। ये रिक्सिया फ्लूटेंस सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली स्पीसीज है कि जलीय स्पीसीज कौन सी है। उसमें ऑप्शन में अधिकतर आपको मिलेगा रिक्सिया फ्लूटेंस। ठीक है, चलिए। हुआ डेंड्रोसेरॉस वंश की लगभग सभी जातियाँ कहाँ मिलती हैं हमें, तो वो हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वृक्षों के तनों और पत्तियों पर एपीफाइट के रूप में पाई जाती हैं। कैसे मिलती हैं ये एपीफाइट मतलब किसी भी प्लांट के ऊपर जो जातियाँ पाई जाती हैं उनको हम एपीफाइट बोलते हैं। तो जो जंगल में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं, उन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो भी पौधे लगे होंगे, उन पौधों की पत्तियाँ, उनके तने, उनके ऊपर कुछ ऐसी स्पीसीज उगेंगी जिनको हम कहेंगे कि ये एपीफाइट्स है। ये भी होती हैं जैसे बॉक्स बाओमिया मीनाकाटे। जो बॉक्स बाओमिया है ये मीनाकाटे, ये मृतजीवी है। कैसी है? मृतजीवी मतलब सैप्रोफाइटिक है। और इसमें एक है बॉक्स बाओमिया अफाइला। तो बॉक्स बाओमिया मीनाकाटे और बॉक्स बाओमिया अफाइला और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये 3 ऐसी जातियां हैं जो सैप्रोफिटिक होती हैं, मृत पदार्थों से भोजन को प्राप्त करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे हमें देखना है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो शुष्क आवासीय स्थलों पर भी पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें आपका आएगा एक पोरेला प्लेटीफाइला। ठीक है, तो यहाँ तक हम सभी लोग समझ पाए हैं कि इनकी कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं ब्रायोफाइट्स की जो नम और छायादार स्थानों पर पाई जाती हैं। कुछ इनकी ऐसी जातियाँ हैं जो सैप्रोफिटिक हैं, कुछ इनकी ऐसी जातियाँ हैं जो एक्वेटिक हैं, जल में पाई जाती हैं, और कुछ इनकी ऐसी जातियाँ हैं जो शुष्क आवासीय स्थलों पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा के क्या करेक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जानना है ब्रायोफाइट्स के करेक्टर। ब्रायोफाइटा के क्या करेक्टर हैं? तो ब्रायोफाइटा के करेक्टर में हम पहला करेक्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट करेक्टर का नाम है ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में सुस्पष्ट युग्मकोद्भिदी यानी गैमेटोफिटिक एवं स्पोरोफिटिक प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, और ये दोनों प्रवस्थाएं विषम रूपी यानी हेट्रोमॉर्फिक होती हैं। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है जो ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल में इसकी 2 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, 2 इसकी स्टेजेस हैं। एक तो गैमेटोफिटिक है और दूसरी इसकी स्पोरोफिटिक है। ठीक है, गैमेटोफिटिक का मतलब होता है हैप्लॉयड यानी एन प्लांट बॉडी होगी, और स्पोरोफिटिक का मतलब होता है 2n का मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होगी। ठीक है, ये दोनों प्रवस्थाएं हेट्रोमॉर्फिक होंगी। इनका जो मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये विषम टाइप की दिखाई देंगी। ठीक है, गैमेटोफाइट अलग कंडीशन में होगा और स्पोरोफाइट अलग कंडीशन में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है गैमेटोफिटिक प्रवस्था अधिक सुस्पष्ट होती है। अधिक सुस्पष्ट मतलब क्लियर दिखाई देगी। जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो क्लियर दिखेगी, दीर्घकालीन होगी। दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय तक रहेगी। मुक्त शाखित का मतलब फ्री यानी कोई ब्रांच, ये कैसी होगी? मुक्त शाखित मतलब शाखा से मुक्त रहेगी। और हरित का मतलब ग्रीन होगी। कैसी होगी? ग्रीन होती है। जबकि स्पोरोफाइटिक पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है और अल्पजीवी होता है। इट मीन्स इनका कहना यह है कि जो ये गैमेटोफिटिक प्रवस्था है ये सुस्पष्ट है यानी क्लियर दिखेगी, दीर्घकालीन यानी लॉन्ग लिव्ड होती है, मुक्त शाखित होती है और ग्रीन होती है। जबकि जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है, इसकी स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वो पूर्ण रूप से गैमेटोफिटिक पर डिपेंड रहेगी और शॉर्ट लिव्ड होगी। ठीक है, कम समय के लिए जीवित रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट है। इसमें बताया गया है
इसमें बताया गया है कि जो अगर संरचना देखी जाए, ठीक है, संरचनात्मक दृष्टि से जो ब्रायोफाइटा का गैमेटोफिटिक है वो जटिल होता है, शैवालों की अपेक्षा अधिक डिफरेंशिएट होता है। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है कि जो शैवाल होते थे, ठीक है, तो शैवाल जैसे होते थे तो उनसे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मोस्ट एडवांस्ड हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा जो है वो शैवालों से अधिक एडवांस्ड हैं और इसीलिए ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफिटिक है वो जटिल होता है, यानी शैवालों की अपेक्षा अधिक डिफरेंशिएट होता है। रिक्सिया, मार्केंसिया ये प्रिमिटिव रूपों में पादप इनका जो पादप काय है वो प्रिमिटिव रूप में दिखता है और होता कैसा है, प्रोस्टेट यानी सयान होता है। प्रोस्टेट का मतलब ये है कि जब ये सबस्ट्रेटम पर जब लगे रहेंगे तो सबस्ट्रेटम पर लगे लगे ये नीचे की तरफ ऐसे फैलते जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। ये इसका सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम पर ये इस प्रकार से ये फैलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलॉयड होता है। जैसे एल्गी थैलॉयड थे वैसे ही यहाँ पर ब्रायोफाइट्स भी थैलॉयड होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स कुछ ज़्यादा एडवांस्ड हो गए एल्गी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु मांस का जो पादप काय है इरेक्ट होता है। मॉस मतलब जो ये ब्रायोप्सिडा, भी इनको डिवाइड किया जाएगा क्लासेस में ब्रायोफाइट्स को। इनकी 3 क्लासेस होंगी। एक तो हेपेटिकॉप्सिडा होगा जिनको लीवर बर्ड कहा जाएगा, एक एंथोसेरोटॉप्सिडा होगा जिसको हार्न बर्ड कहा जाएगा, और एक ब्रायोप्सिडा होगा जिसको मॉस कहा जाएगा। तो इसमें जो मॉस होते हैं, मॉस का जो पादप काय है उनका जो प्लांट बॉडी है वो इरेक्ट होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा इरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है। इनको हम लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं। इसका जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसा होगा, वर्टिकल कह लें या लॉन्गिट्यूडनल कह लें। जो एक स्तंभ, स्तंभ का मतलब स्टेम, स्टेम के रूप में दिखेगा, जो एक स्टेम के रूप में दिखेगा, सदृश से स्पष्ट, ठीक है, दिखेगा और उसका एक एक्सिस भी होगा। क्या होगा, उसका एक एक्सिस होगा तथा पत्ती सदृश से पार्श्व उपांग यानी लेटरल अपेंडेजेस भी पाए जाएंगे। क्या मिलेंगे, लेटरल अपेंडेजेस भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें विभेदित रहेगा। इट मीन्स हम कहें कि इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर की दृष्टि से ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफिटिक है वो शैवालों की अपेक्षा अधिक डिफरेंशिएट होता है। इसमें रिक्सिया, मार्केंसिया जो है वो काफ़ी प्रिमिटिव रूप होते हैं। उनका जो पादप काय होता है, इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, प्रिमिटिव तो है ही है और प्रोस्ट्रेट है, थैलॉयड है, ठीक है। परंतु मांस का जो प्लांट बॉडी है वो कैसा है, वो इरेक्ट है, जो एक स्टेम सदृश एक्सिस तथा पत्ती सदृश यानी लेटरल अपेंडेजेस में डिफरेंशिएट रहता है, ठीक है। अगला आपका जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, उसका मकसद है ये कि इनमें सत्य रूट, ठीक है, यानी ट्रू रूट का अभाव होता है। यानी ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स का अभाव होता है। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तथा इनमें जो अवशोषण है और अधो स्तर से संलग्न, ठीक है, संलग्न मतलब एनकरेज, ठीक है, तंतुल संरचनाएं, तंतुल संरचना मतलब एक फिलामेंटस संरचनाएं इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये सबस्ट्रेटम है और सबस्ट्रेटम से ये ऐसे संरचनाएं लगी हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, जिनके द्वारा अवशोषण और यानी जल का अवशोषण जो है इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। राइजोइड्स एक कोशिकीय होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं और अशाखित मतलब अनब्रांच्ड होते हैं। इनमें कहीं ब्रांच नहीं निकलेगी, ये सीधे ऐसे निकलते आएंगे, इनमें कहीं ब्रांच नहीं निकलेगी, जैसे हिपेटिकॉप्सिडा में होता है और एंथोसेरोटॉप्सिडा में होता है। तथा अगर मल्टीसेलुलर की बात करें और ब्रांच्ड की बात करें तो ये ब्रायोप्सिडा में देखने को मिलता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें सत्य रूट नहीं होती हैं और इनमें अवशोषण के लिए क्या लगे रहते हैं, राइजोइड्स लगे रहते हैं, जो जल और मिनरल्स को अवशोषित करते हैं। और इनमें जो राइजोइड्स होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और अशाखित, अशाखित का मतलब अनब्रांच्ड होते हैं। और कुछ जैसे ब्रायोप्सिडा ले लीजिए तो ब्रायोप्सिडा में मल्टीसेलुलर होते हैं और शाखित होते हैं, ठीक है। यहाँ तक
आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मार्केंसियल्स ऑर्डर के सदस्यों में राइजोइड्स के अतिरिक्त कुछ हल्के बैंगनी कलर के स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये वृद्धि क्षेत्र की रक्षा व जल अवशोषण का कार्य करते हैं। जैसा काम राइजोइड्स का था वैसा ही काम स्केल्स करते हैं, लेकिन बस स्केल्स क्या हैं, हल्के बैंगनी कलर के दिखाई देते हैं, जबकि राइजोइड्स कोई कलर के नहीं होते। और होता कहाँ है ये, मार्केंसियल्स ऑर्डर के सदस्यों में देखने को मिलते हैं। कौन, स्केल्स। ठीक है, जो जल की रक्षा करते हैं और वृद्धि क्षेत्र की, जो जल को अवशोषित करते हैं और वृद्धि क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। यानी 5 पॉइंट आप समझ चुके हैं। पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि इनका जो प्लांट बॉडी है वो केवल पैरेनकाइमी कोशिकाओं से निर्मित होता है और इनमें उच्च श्रेणी के पौधों के समान जाइलम, फ्लोएम और अन्य लिग्निन युक्त ऊतकों का अभाव होता है। जैसे हम कहें कि हायर प्लांट में क्या है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हायर प्लांट मतलब उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम लिग्निन युक्त ऊतकों का अभाव रहता है, यानी लिग्निन युक्त ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इनमें जनन वेजिटेटिव तथा लैंगिक यानी सेक्सुअल। ठीक है, तो इनमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से होता है। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 नंबर, इनमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो थैलस के पुराने भागों के गलन अथवा मृत्यु से, यानी बाई डिके एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्ट ऑफ थैलस। जो थैलस है, थैलस का जो ओल्ड पार्ट है उससे या उससे टूटे हुए, यानी डेड एंड डिके एंड डेथ। ठीक है, डिके डेथ का मतलब होता है, डिके का मतलब होता है सड़ा हुआ, डेथ मतलब मरा हुआ। ठीक है, तो सड़े और गले जो पदार्थ होते हैं उनसे एक नया ब्रायोफाइट बन सकता है। ठीक है, या बनता है। ठीक है, अपस्थानिक शाखाएं कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं, उनके द्वारा भी एक नया ब्रायोफाइट तैयार हो जाता है, अथवा कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं जैसे ट्यूबर के द्वारा हो जाता है, जेम्मी के द्वारा हो जाता है। ठीक है, आदि के द्वारा होता है। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो कई प्रकार से, डिके एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्ट ऑफ थैलस, एडवेंटिशियस ब्रांचेस और ट्यूबर्स और जिम्मा कप या जिम्मी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। 9 नंबर पॉइंट कहता है ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थैलोफाइटा की अपेक्षा एडवांस्ड होता है। बिल्कुल सही बात है। जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थैलोफाइटा मतलब एल्गी और फंजाई की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी एडवांस्ड है। इस समूह के सदस्यों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का होता है। कैसा होता है, oogamous होता है। ठीक है, तथा जननांग जो होते हैं वो सेक्स आर्गन। ठीक है, जो जननांग कह लें या इनको सेक्स आर्गन कह लें, जो सेक्स आर्गन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। oogamous का मतलब ये है कि जो गैमीट होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे और उसमें जो मेल है वो मोटाइल होगा और फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे थैलोफाइटा में जो फंगस था या जो एल्गी था उसमें एनाइसोगैमस और आइसोगैमस और oogamous टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 नंबर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एंथ्रीडियम कहा जाता है, ये संवृत होती है, मल्टी सेलुलर होती है, राउंड शेप्ड होती है और गदाकार। ठीक है, डंबल शेप्ड होती है तथा दीर्घवृत्तीय यानी इलेप्टिकल होती है। ये संरचनाएं कैसी कैसी हैं, तो जो एंथ्रीडियम है वो कई प्रकार की हो सकती हैं। मल्टी सेलुलर तो होती ही हैं, राउंड शेप हो सकती हैं, गदा के आकार की हो सकती हैं, दीर्घवृत्तीय हो सकती हैं। इनके चारों ओर स्ट्राइल सेल्स का एक आवरण होता है। जैसे ये यहाँ पर एंथ्रीडियम है। ठीक है, इस एंथ्रीडियम के चारों तरफ ये सेल्स लगी रहेंगी। ये किसका काम करेंगी, ये स्ट्राइल
ठीक है, ये क्या है, स्टेराइल सेल्स हैं जो कि एंथ्रीडियम के अंदर की जो एंड्रोसाइट सेल्स हैं उनकी रक्षा करेंगी, जिसमें एंथ्रेजॉइड बनेगा। ठीक है, इस आवरण के भीतर अनेक एंड्रोसाइट सेल्स होती हैं और प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल एक एंथ्रेजॉइड क्या बनाती है, एंथ्रेजॉइड बनाती है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक एंथ्रीडियम में अनेक एंथ्रेजॉइड बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पे है कि प्रत्येक एंथ्रेजॉइड एक मोटाइल होता है। ठीक है, एक क्या है, मोटाइल। मोटाइल मतलब मोटाइल होगा यानी चलने वाला होगा। ठीक है, मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करेगा तो इसका क्या मतलब, उसमें कशाभिका पाई जाएगी ना, उसमें फ्लैजिला मिलेगा। ठीक है, तो वो बाई फ्लैजिलेटेड संरचना होती है। तो जो एंथ्रेजॉइड है ब्रायोफाइट का, वो मोटाइल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। और कितने फ्लैजिला मिलते हैं? तो 2 फ्लैजिला मिलते हैं, इसलिए इसे द्विकशाभिक कहा जाता है, बाई फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। 12 नंबर पॉइंट आपका कहता है जो स्त्री जननांग है, जो इसको क्या कहेंगे, स्त्री जननांग को इंग्लिश में आर्कीगोनियम, क्या कहेंगे, आर्कीगोनियम। ठीक है, एक फ्लास्क शेप्ड मल्टीसेलुलर संरचना होती है और इसका आधारी जो फूला हुआ भाग है वो वेंट्र कहलाता है तथा ऊपरी दीर्घित भाग नेक कहलाता है। तो इसका जो आर्कीगोनियम है वो 2 भागों में बटा हुआ फ्लास्क शेप्ड है, मल्टीसेलुलर संरचना है। आधार का भाग इसका वेंट्र कहलाता है और ऊपर का जो भाग है वो नेक कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके 12 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे 13 नंबर पॉइंट, लेकिन उससे पहले 12 नंबर पॉइंट में कुछ और बताया गया है कि जो वेंटर है और जो नेक है उसके चारों ओर स्टाइल सेल का एक आवरण होता है। जैसे एंथ्रीडियम के चारों तरफ एक स्टाइल सेल का आवरण था, ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्टाइल सेल का आवरण है जो कि एग की सुरक्षा करता है। ठीक है, 13 नंबर पॉइंट कहता है फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक है। यद्यपि जो वेंटर है, वेंटर में जो एंथ्रेजॉइड हैं प्रवेश करते हैं, परंतु एग से केवल एक एंथ्रेजॉइड फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट। तो इधर से एंथ्रीडियम से एन एंथ्रेजॉइड आ रहा था, इधर जो आपका बना हुआ वेंटर वाला भाग वहाँ पर एन एग है और दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, यानी जाइगोट बन जाएगा। होगा कैसा? डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और जब निषेचन होगा तो निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता रहेगी। पॉइंट है आपका 14 नंबर है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात रेस्टिंग स्टेज नहीं दर्शाते। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो निषेचन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद रेस्टिंग स्टेज नहीं दर्शाते हैं और इसमें निषेचन के तुरंत पश्चात विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तुरंत बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें डिवीजन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15 नंबर, जाइगोट का प्रथम विभाजन सदैव एक अनुप्रस्थ भित्ति यानी ट्रांसवर्स सेक्शन के द्वारा होता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जैसे ये जाइगोट हो गया, तो जाइगोट में ये हो आपका ट्रांसवर्स है। ठीक है, और अगर हम कहें ये जाइगोट है और इस जाइगोट में ये ऐसे, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं रहता है। प्रथम जो विभाजन इसमें होगा वो कैसे होगा? प्रथम विभाजन 2 कोशिकाओं में बाह्य कोशिका। ठीक है, जब प्रथम विभाजन होगा इसका ट्रांसवर्स, तो इसमें 2 सेल्स बन गई, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, ये कहलाएगी बाहर वाली, ये कहलाएगी अंदर वाली। ठीक है, तो जो बाह्य कोशिका है, बाह्य कोशिका के अनेक विभाजन होते हैं और अनेक विभाजन में बहुत सारी सेल्स बनती हैं और वो एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। इसमें पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, तो कई सारे क्या बन जाएंगे, कई सारी सेल बन जाएंगी और ये बनाएंगी क्या, ये बनाएंगी एम्ब्रियो। क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी एम्ब्रियो। ठीक है, तो जब बाहर वाली सेल एम्ब्रियो का निर्माण करती है तो उसे हम बोलते हैं एक्जोस्कोपिक। क्या कहते हैं? एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो भ्रूण का विकास स्त्रीधानी में ही होता है। कहाँ होता है? स्त्रीधानी में। और यदि अगर अंदर वाली जो सेल है, यानी ये अंदर वाली जो सेल होगी, इसके द्वारा अगर भ्रूण का डेवलपमेंट हो तो इसे बोलते हैं एंडोस्कोपिक। क्या कहते हैं? एंडोस्कोपिक। लेकिन यहाँ ब्रायोफाइट्स में मोस्टली आपको एक्जोस्कोपिक ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर पॉइंट है, स्पोरोफाइट
जो स्पोरोफाइट है, जिसे हम स्पोरोमोनियम भी कहते हैं। स्पोरोफाइट को क्या कहते हैं? स्पोरोमोनियम। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? जब ये 2n संरचना बन गई, जब 2n संरचना बनी तो इसमें डिवीजन हुआ अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा। बाहर वाली सेल जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर रही, एक्जोस्कोपिक टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, और यही जो डेवलपमेंट होगा इसी को हम कहेंगे ये स्पोरोफाइट है। ये क्या है? स्पोरोफाइट। ठीक है। भ्रूण के विकसित भ्रूण से विकसित होता है। ठीक है। ये जो स्पोरोफाइट है वो किसके डेवलपमेंट से बनेगा? तो ये भ्रूण यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से बनेगा। कौन? स्पोरोफाइट। ठीक है। एक सरल संरचना है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें राइजोइड्स, स्तंभ यानी एक्सिस, ठीक यानी स्टेम, पत्तियां, ठीक है, इनका अभाव होता है, यानी इनमें राइजोइड्स नहीं होंगे। किसमें राइजोइड्स नहीं होगा? तो ये स्पोरोफाइट में राइजोइड नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है तब जाकर क्या बना है? स्पोरोफाइट बना है। ठीक है। तो इसमें राइजोइड्स भी नहीं होंगे, स्टेम भी नहीं होगा और लीफ भी नहीं होंगी। ठीक है। तो इन सब का क्या होगा? अभाव होगा। स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है। जो स्पोरोफाइट है वो पूर्णतया गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। ठीक है। स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में विभाजित होता है, परंतु कुछ सदस्यों में फूट, सीटा दोनों एब्सेंट रहते हैं। तो केवल क्या मिलेगा? केवल कैप्सूल मिलेगा। ऐसा किसमें होता है? रिक्सिया में होता है। कहाँ होता है? रिक्सिया में। तो रिक्सिया में केवल कैप्सूल बनता है, फूट और सीटा दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि आपका ये कंप्लीट हुआ, 16 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गए। ठीक है। अगला है 17 नंबर। कैप्सूल में स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो स्पोर बनेगा, स्पोर है कहाँ? वेंट्र वाले भाग में, आर्किगोनियम के अंदर है, जहाँ भ्रूण का डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ है वो एम्ब्रियो स्पोरोफाइट कहला रहा है। स्पोरोफाइट में 3 भाग बन गए हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। लेकिन यहाँ रिक्सिया में फूट, सीटा एब्सेंट है, केवल कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन कार्सिनिया की अगर बात करें तो वहाँ पर केवल सीटा एब्सेंट है केवल सीटा एब्सेंट है, और वहाँ पर फूट और कैप्सूल दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो कैप्सूल है उस कैप्सूल के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स हैं, और उस स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस हो रही है, और मियोसिस से हैप्लॉयड यानी स्पोर्स बन रहे हैं, जिनको हम मियो स्पोर कहते हैं। ठीक है। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है कि इस समूह के सभी सदस्य होमोस्पोरस हैं। कैसे हैं? होमोस्पोरस, यानी समान प्रकार के स्पोर बनते हैं। ठीक है। अर्थात इनमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है। कि एक ही प्रकार के अगर स्पोर्स मिलेंगे तो उन्हें हम होमोस्पोरस कहेंगे, और सभी स्पोर आकार व आमाप में समान होते हैं, और इसीलिए इनको होमोस्पोरस कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है स्पोर्स का विमोचन, यानी स्पोर्स का जो डिhiscence है वो कैप्सूल भित्ति के फटने से होता है। जब कैप्सूल वाल टूट जाएगी, जो स्पोरोफाइट था उस स्पोरोफाइट में कैप्सूल था, उस कैप्सूल में जब स्पोर्स की संख्या ज़्यादा होगी, जब स्पोर्स ग्रो करेंगे, ठीक है, तो स्पोर हैं कैसे? हैप्लॉयड हैं। ठीक है। जब स्पोर्स ग्रो करेंगे तो स्पोर अपनी जो जगह है वो ज़्यादा लेंगे, और जब जगह ज़्यादा हो जाएगी तो जो बाहर की वाल है, जो कैप्सूल की वाल है, वो कैप्सूल की वाल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और जब कैप्सूल की वाल टूट जाएगी तो उसे हम बोलेंगे स्पोर्स का विमोचन हो रहा है, यानी कैप्सूल वाल के फटने से। ठीक है। यहाँ पर जो बीजाणु हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। जो स्पोर हैं वो कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं, तथा इनका जो प्रकीर्णन है वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। ठीक है। यानी जो एक स्पोर है वो कैसे जाएगा? तो वो जाएगा हवा के द्वारा। जब हवा चलेगी तो जो स्पोर होगा वो चला जाएगा दूर। ठीक है। और वहाँ पर जा करके छायादार स्थान पर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके एक नया ब्रायोफाइट तैयार करेगा। अगला पॉइंट है आपका एडाप्टेशन। ठीक है। यानी जो अनुकूलन है, अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स अंकुरित होकर के एक तंतुल यानी फिलामेंटस जर्म ट्यूब बनाते हैं। इसके विभाजन से एक नया थैलस बनता है। ठीक है। जैसे लीवरवर्ट्स में। ठीक है। अथवा प्रथम तंतु प्रोटोनिमा बनता है। इसमें अनेक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे जिनसे नए गैमेटोफोर का निर्माण होता है। जिससे क्या बनता है? जो नया गैमेटोफोर बन करके तैयार होगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका
20 नंबर नहीं 21 नंबर है, ब्रायोफाइट्स में लिंग का निर्धारण सुनिश्चित लिंग यानी सेक्स क्रोमोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा। अगर हम कहें कि कोई एक ब्रायोफाइट्स है, उस ब्रायोफाइट्स में हम कहें आर्किगोनियोफोर बन रहा है और एंथ्रीडियोफोर बन रहा है, तो एंथ्रीडियोफोर अगर बन रहा है तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? एंथ्रीडियम को। और अगर आर्किगोनियोफोर बन रहा है तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? आर्किगोनियम को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स है, इस ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो गैमेट बनते हैं, जो ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, उन्हें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, मेल में एंथ्रीडियम और फीमेल में आर्किगोनियम कहा जाता है। ऐसे ही वहाँ थैलोफाइटा में हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था उसे हम एंथ्रीडियम कहते थे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था उसे हम ओगोनियम कहते थे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का नेक्स्ट टर्न पे बताएं।